अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। ये खुसूसी ट्रांसमिशन, इसमें आप सबको वेलकम कहते हैं। ट्रांसमिशन में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली ईरान और यूएस जो पीस टॉक हो रहे हैं, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो यही है कि जो अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मंडे को दोबारा एक सेकंड राउंड होगा। और अभी तक तमाम मीडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल इंतजार कर रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप अभी मीडिया टॉक करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सुबह उठते ही, तो फिर वो क्या क्या कहेंगे, क्या अहकामात जो है वो इरशाद फरमाएंगे। लेकिन उन्होंने सबसे पहले तो क्रेडिट ले लिया कि 80% मेडिसिन मेरे आने से कम हो गया उनकी प्राइसेस में। फिर उन्होंने ड्रग अथॉरिटी पर बात कर ली। उसके बाद ईरान पर वो मतलब ऐसे थे कि किनारा कशी इख्तियार करते रहे कि कोई रिपोर्टर घुमा के मुझसे कोई ईरान के हवाले से बात ना कर ले। लेकिन ईरान का मौकिफ इस पर वाजे है कि अगर बातचीत होगी टर्म्स एंड कंडीशन पर होगी। और अमेरिका का मौकिफ इस हवाले से है कि जो चीज़ें हम जंग के मैदान में अचीव नहीं कर सके, अब जब टेबल पर बैठेंगे तो हमने फातेह होना है ताकि अपनी आवाम को सेटिस्फाई कर सके डोनाल्ड ट्रंप कि एक सुपर पावर ने घुटने नहीं टेके बल्कि जीत कर गए हैं। तो इस टाइम पर जो टसल चल रही है इसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। और इसमें फील्ड मार्शल ग्रेट गाय कहा जा रहा है उनको डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अब मंडे को जब ये पीस टॉक शुरू होंगे, सेकेंड राउंड जिसको इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, तो फिर देखना होगा कि क्या वाकई मुज़ाकरात की अगली टेबल में क्या चीज़ें, क्या निगोशिएशन होती है सेकंड राउंड में। यहीं से हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद होंगे। और हमारे साथ जो है डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बिग नेम। और हम उनका तज्जिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर डेलीगेशन मंडे से दोबारा आ रहे हैं तो फिर मुज़ाकरात में क्या अचीवमेंट है, क्या पा रहा है, कौन क्या खा रहा है। डॉक्टर साहब आपको बहुत वार्म वेलकम। और मेरे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब, हमारे फुल ऑन, मैं कहती हूँ कि पावर पैक जो है ना हमारी ट्रांसमिशन के, भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है आवाज़ की। ब्रिगेडियर साहब, आर यू विद मी? तो प्लीज़ बताइएगा कि ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, क्या ख्याल है आपका मुज़ाकरात के हवाले से? क्या ये मुज़ाकरात हो रहे हैं या सिर्फ ये एक तरफ दोनों जानिब से मीडिया पंचिंग ही चल रही है? आई थिंक जो वॉर टाइम नेगोशिएशन, इसकी एक पूरी साइंस और फेजेस होती हैं, और ये आई थिंक चीज़ें बड़ी नॉबल हैं। चूंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और आपने देखा है कि ट्रंप जिसको कहते हैं डिजिटल डिप्लोमेसी, एक्स डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा करता है, विच कैन बी डेंजरस आल्सो। तो ये आई थिंक चीजें एक्सपेक्टेड थी। पहला फेज था कि इनको रोका जाए, अरब ग्रुपों को और कंट्रीज को, और पाकिस्तान इसमें इंटरवीन किया। उसके बाद आपने देखा है कि पूरी दुनिया में इसकी पजीराई भी हुई, एंड देन वी हैड दिस फर्स्ट राउंड। दूसरा एक फेज होता है, इसको कहते हैं ब्लैकमेल। दिस इज अ प्रॉपर साइंस, आप कह ले प्रेशर और ब्लैकमेल का फेज होता है। दोनों जो पार्टियां अपना जो लीवरेज है उसको बढ़ाती हैं, एंड देन आपने देखा उसमें भी हुई है। उसके अंदर इन्होंने ब्लॉकेट किया पहले, फिर उसके बाद यूएस ने बाहर से ब्लॉकेट को ब्लॉकेट कर दिया। तो लुक वेरी वेरी फनी। फिर आपने देखा है कि सेबर रेटलिंग अभी पिछले 24 घंटे में हुई है। पीट हेग्सेस साहब कुछ और बयान दे रहे हैं। ईरान की तरफ से बड़ा हार्ड स्टांस नजर आया कि शायद जो है वो दोबारा उसको ब्लॉक करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में नाउ वी आर पासिंग टू द थर्ड फेज, जो होती है जब सारी कंसल्टेशन होगी, स्ट्रेटेजिक बातचीत होगी अपनी लीडरशिप। उसमें आपने देखा कि 3 दिन लगाए मास्टर सईद आसिम मुनीर ने, उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज के खोलने की खबर थी। तो मेरे ख्याल नाउ वी इन द थर्ड फेज। और जो मंडे वाली खबर है, उसमें आई थिंक वेट है कि शायद जो है दूसरा राउंड आ जाए, मे बी इट इज डिसाइसिव, लेकिन ये सेवर रेटिंग चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। सेकंड राउंड अगर स्टार्ट हो भी जाता है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। डॉक्टर साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ये क्लैरिफिकेशन तो कर दे कि पूरी कौम इस वक्त ये जानना चाह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये सेकंड राउंड हो रहे हैं, जैसे वो इशारे दे भी रहे हैं, तो क्या वाकई वो पाकिस्तान आ रहे हैं जैसे हमने जेडी वेंस को वेलकम किया था? वी आर सो रेडी टू वेलकम डोनाल्ड ट्रंप एज वेल। आपका तज्जिया इस पर क्या कहता है? क्या वाकई हम एक्सपेक्ट करें कि आ रहे हैं नेक्स्ट वीक तक डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान? देखिए जी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले जो इस वक्त करंट इश्यूज हैं वो ये हैं कि ये जो मंडे को तवक्को थी कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं, तो अब तक जो है वो इस्लामाबाद में ये इतलात हैं कि मंडे को शायद वो मुज़ाकरात ना हों और वो एक आध दिन आगे हो जाएं। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ देर पहले मीडिया से बात की है, आपने वो देखा होगा। जी। और उसमें उन्होंने बहुत मुहतात जो है वो गुफ्तगू की है ईरान के हवाले से। और एक उसमें उन्होंने बात तो ये की
कि मुज़ाकरात जारी हैं। दूसरी बात उन्होंने ये की कि आज कुछ देर में, यानी अभी तो अमेरिका में दिन है, 9 साढ़े 9 10 बज रहे हैं वहाँ पे, तो वाशिंगटन में, तो उन्होंने कहा कि आज किसी वक्त दिन में उन्हें इत्तला मिल जाएगी कि ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो किस मरहले पे और किस नहज पे गए हैं। उन्होंने ईरान पे कोई तनकीद नहीं की। अच्छा, इसमें जो इतलात हैं वो ये हैं कि कुछ नए जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इन सारे मामलात को देख रहे थे, तो ईरान में कुछ नए जो यानी नुकात हैं वो सामने आए हैं जिन पे अमेरिका से बात हो रही है, क्योंकि इसमें जो आबनाए हुर्मुज़ का मामला है वो एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल जो रात को 7 के करीब उन्होंने जो सोशल ट्रुथ पे मैसेज डाले, उसके नतीजे में मामलात बिगड़ गए। एक तो उनका मैसेज ये था कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका चला जाएगा जी। अच्छा, अब ये किसी भी मरहले पे मुज़ाकरात में ये तो जिक्र जरूर था कि जी वो 20 साल का कैप लगेगा या 5 साल का लगेगा या कोई दरमियानी मुद्दत होगी, और जो एनरिचमेंट है क्या वो आईएईए के अंडर होगी या ये कि ऑलरेडी जो 60% एनरिच यूरेनियम है वो किसी और मुल्क में जाएगा या ईरान में ही डाइल्यूट होगा। इस तरह की बात चल रही थी। ये कहीं नहीं था कि न्यूक्लियर डस्ट जो है वो, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्यूक्लियर डस्ट कहा, वो अमेरिका के हवाले हो जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी जो बात है वो फिर अदम एतमाद कल बढ़ा, क्योंकि वो अदम एतमाद इस तरह से बढ़ गया कि अब्बास अरक्ची जो ईरान के वजीर खारजा हैं, उन्होंने ये कहा कि हम ब्लॉकेट ख़त्म कर रहे हैं, देखिए हम पाबंदियां हटा रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ से। उसका जो जवाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया वो ये था कि आप ख़त्म कर रहे हैं लेकिन हम अपना नेवल ब्लॉकेट बरकरार रखेंगे। अच्छा, यहां तक भी बात नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे जाके ये कहा कि हमारी और ईरान की नेवी एक साथ बारूदी, वो जो समंदर के नीचे नेवल माइंस हैं, उनको निकाल रही है जी। अच्छा, अब ईरान की तो साथ ही वही कह रहे हैं कि नेवी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नेवल माइंस निकालें। फिर एक और बात जो बड़ी जिसने मेरे ख्याल में मजीद तरक्की पैदा कर दी, वो जो उनके सेक्रेटरी कॉमर्स हैं स्कॉट ब्रेसन, उन्होंने ये कहा कि हम ईरान के ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। अच्छा, अब ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि दो मुल्कों के ऑयल पे सैंक्शंस लगी हुई थी, यानी ईरान और रशिया, लेकिन जब ये क्राइसिस शुरू हुआ, ये आबना हुर्मुज़ वाला और ईरान पे अटैक्स हुए, तो उसके बाद रशिया और ईरान दोनों के ऑयल के ऊपर से पाबंदी हटा ली गई। अब कल ये हुआ कि जो उनके सेक्रेटरी कॉमर्स हैं, उन्होंने 16 मई तक जो रशियन ऑयल है उसकी पाबंदियां खत्म जो की हैं, यानी उनको एक्सटेंड कर दिया, यानी रशिया का ऑयल लिया जा सकता है। और ईरान का जो ऑयल है जिसके ऊपर से पाबंदियां हटी हुई थी, ईरान के ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगा दी जी। अच्छा, अब ये 2-3 वाकयात ऐसे हैं, यानी देखें उसके नतीजे में ये हुआ कि वो एक्सकलेशन हो गई, एकदम से एक्सकलेशन हुई। पहले तो ये हुआ कि कुछ देर के बाद ईरान की तरफ से एक नक्शा आया कि नहीं जी, आबनाए हुर्मुज़ हमने खोल तो दी है लेकिन मुकम्मल नहीं खोली, बल्कि वो उसका कुछ हिस्सा जो है वो जो ईरान के साहिलों के पास से जहाज गुजरते हैं वहां से गुजर सकते हैं, ओमान के पास से नहीं गुजर सकते। और फिर उन्होंने दिन में आज आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया। एक तो ये जो कल सोशल ट्रुथ पे मैसेज आए उसके नतीजे में एकदम से वो एक्सीलेशन हो गई दोबारा। फिर उसके बाद एक और मामला बिगड़ गया, वो ये बिगड़ा कि जो लेबनान का बॉर्डर है वहां पर जो इसराइल की फौज है उसने जनूबी लेबनान पे अटैक कर दिए। उन्होंने कहा कि जी हमें तो इतला ही नहीं मिली। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि प्रोहिबिटेड, उन्होंने कहा था प्रोहिबिटेड, मैंने प्रोहिबिटेड उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था सोशल पे कि मैंने नेतन्याहू को बिल्कुल मना कर दिया है कि अब लेबनान पे अटैक नहीं करना। लेकिन वो आज फिर अटैक हो गया। फिर अटैक हुआ ना सिर्फ, बल्कि उसमें एक फ्रेंच सोल्जर की भी डेथ हो गई। अच्छा, फ्रेंच सोल्जर की जो डेथ हुई वो अक़वाम मुत्तहिदा के पीस कीपर की डेथ हुई। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ये कहा थोड़ी देर पहले कि वो जो डेथ हुई है वो हिजबुल्लाह की तरफ से हुई है।
हिजबुल्लाह के जो लोग हैं उन्होंने पहली दफा, ये जब से सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई है उसके बाद पहली दफा अब से कुछ देर पहले उन्होंने साउथ लेबनान में मीडिया के सामने खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अमेरिका जिस हुकूमत से बात कर रहा है लेबनान की, यानी प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन और जो प्राइम मिनिस्टर नवाब सलाम है, उन मुज़ाकरात को हम तस्लीम नहीं करते और हमें दरमियान में लिए बगैर जो भी इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे उसको हिजबुल्लाह और वो हुकूमत तो वैसे ही बहुत कमजोर हुकूमत है, बैसाखियों वाली हुकूमत है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं। और यही सारे एंगल्स, वेरी वेरी क्लियर पिक्चर। अब तो वाकई यही है ना कि नेगोशिएशन टेबल पर बैठ के भी जब ट्रस्ट डेफिसिट होगा तो फिर तो शायद हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब अपने की बट साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। अनातालिया गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, 3 रोजा मतलब दौरे किए। एक जुमला कह दूं बट साहब की तरफ जाने से पहले। जी सर प्लीज कंप्लीट। सर कि प्रेसिडेंट ट्रंप गालिबन किसी मैसेज का इंतजार कर रहे हैं अगले कुछ घंटों में और फिर उसके बाद वो फैसला करेंगे। मतलब वो अभी जो उन्होंने बात की है ना, वो कह रहे हैं कि मैं आज दिन में जवाब दूंगा कि आगे मामला किस तरफ जाने हैं। जी आई होप सो कि वो मैसेज फिर अच्छा ही पॉजिटिव ही आए, लेट्स सी। अब वो मैसेज हमारी तरफ से इंतजार हो रहा है, ईरान की तरफ से हो रहा है या फिर इजराइल की तरफ से हो रहा है। बट साहब अभी जो इतनी प्रेस को मतलब मैं जैसे बात कर रही थी, हम डिप्लोमेसी है उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद भी क्रेडिट दे रहे हैं, हमारे CDF भी ईरान के 3 रोजा दौरे करके आए हैं, अब दौरा भी मुकम्मल हो गया। उसी की वजह से तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दी। पहले तो समराइज कीजिएगा ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, प्राइम मिनिस्टर की भी और CDF की भी, एंड प्लस हम ईरान से क्या टेबल पर बैठकर अचीव करके आए हैं और क्या हमने हासिल की है। देखिए फिजा, बात यह है कि आप ने जो दौरों की बात की है तो सबसे पहले तो 2 लाइनें इस पर बात की जा सकती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है वो 3 रोज़ा का दौरा था उनका। जी। वो सऊदी अरब, कतर और टर्की वहाँ कॉन्फ्रेंस करके इस वक्त लाहौर में है। उनके भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज मरी है, शायद वो सुबह मरी भी निकल सकते हैं। उनका इस्तकबाल किया है मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर एयरपोर्ट पे। ये वो मोहसिन नकवी साहब हैं जो फील्ड मार्शल साहब के साथ आपने फुटेजेस में देखा है साथ गए थे। अब 2 प्रेस रिलीजों पर जरा गौर कीजिएगा। पहली प्रेस रिलीज है कि दौरा 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके प्राइम मिनिस्टर वतन वापस आ चुके हैं। अच्छा, उसके साथ दूसरी प्रेस रिलीज आई है फील्ड मार्शल के मुताल्लिक कि उन्होंने ईरान का 3 रोज का दौरा मुकम्मल कर लिया है। अच्छा, मुकम्मल का अवाम खुद बड़े ज़हीन है, वो समझ जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो तशरीफ वतन वापस लिए आए हैं। और जो बात कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब के मैसेज का इंतजार है, अब ये बहुत बड़ी बात है। यही बात टर्निंग पॉइंट है पूरी इस गेम की कि उसको मैसेज का इंतजार है। और हमें भी इल्म नहीं है वैसे कि हमारे फील्ड मार्शल इस वक्त क्या वतन में तशरीफ हैं रखते हैं या किसी और मिशन, क्योंकि वो हमेशा पूरी दुनिया को सरप्राइज देते हैं और ऐसे काम करते हैं जो कि अनबिलीवेबल काम होते हैं और खुशखबरी होती है। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त आप गौर करेंगी तो पाकिस्तान का चर्चा जो है, जय जयकार जो है, बल्ले बल्ले सारी दुनिया में है। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया को ले लें, वो तो खैर कर रहा है हमारा अपना मीडिया, और भारतीय मीडिया जिसको मैं बड़े गौर से देखा करता था, अब वैसे मैं नहीं देखता हूँ क्योंकि वो जब से उनके जो वो बड़े शख्सियत थे ना, वो मेजर गुरु आर्या, उनको भी भारतीय मीडिया ने कहना शुरू कर दिया है कि सख्त लफ्ज़ है, बकवास कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, वो अपने मेजर साहब को मुतल्लिक ये कहते हैं। तो उसको छोड़कर अगर हम अब इंटरनेशनल मीडिया को जरा गौर करें तो एक खबर मैं आपसे 1 मिनट की जरूर डिस्कस करूंगा कि आपने जानते हैं, आवाम जानते हैं राइटर को। राइटर बरतानवी जो है न्यूज़ एजेंसी की बड़ी एक साख रखने वाली कंपनी है, उसने खबर दी है जिसको फिर उठाया है इसराइल के अखबार यरूशलेम पोस्ट ने। अच्छा, उस यरूशलेम पोस्ट में वो लिख रहा है, वो ये कह रहा है कि ईरानी वफ्द जो आया था पाकिस्तान, 80 अफराद को फिर पाकिस्तान ने छोड़ा, लेके आए। अच्छा, ये आग का गोला है फिजा, ये बहुत मुश्किल काम था जो पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान की जो टीम इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की खेल रही है, वो तो 2 स्टेप विकेट छोड़कर आगे जा रही है। अब मतलब डू एंड डाई वाला काम है जो हम कर रहे हैं, इतना आसान काम नहीं है। अगर खुदा न खास्ता वो ईरानी त्यारे को जो हम छोड़ने जा रहे थे तो प्रॉब्लम आ जाती, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा था? पाकिस्तान इस वक्त इस तरह खड़ा हो रहा है। अच्छा, उस अखबार के जो यरूशलेम पोस्ट की मैं बात कर रहा था,
उसमें उन्होंने लिखा है कि जो ईरानी प्रेसिडेंट के साथ हुआ था, एग्जैक्टली हेलीकॉप्टर ठीक खराब फरमा हो रही गया। हैं, उसमें उसने लिखा है कि जो स्पीकर थे कालीबाफ साहब, उन्होंने, वो खुद भी पायलट है वैसे, उनकी दरखास्त पर उनको पता था कि इसराइल, क्योंकि बेबी नेतन्याहू कुछ ना कुछ ड्रामे तो करता है ना, ठीक है। वो कोई ना कोई फसाद बर्पा करेगा। राइट। उसके बाद जब हमारे 2 दर्जन से जायद त्यारे, 24 त्यारे जब उनको छोड़कर आए हैं, जी। तो ये एक जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। ये अनबिलीवेबल है। पाकिस्तान इस वक्त जो खेल रहा है, जिस तरह खेल रहा है, यही टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान का। और आखिरी 2 लाइनें जरूर ले जी, लें। जी, सर। खुशखबरी है जी। पाकिस्तान के लिए कि हमारे जो कर्जे हैं, जिनकी वजह से मुल्क अभी तक तरक्की नहीं कर सका, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हमने 90% कर्जा उतार दिया है। और आखिरी किस्त जो है वो इसी माह 23 अप्रैल को जब हम देंगे तो पाकिस्तान सुरखरू होगा। और ये बिल्कुल है ऐसी पाकिस्तान की उड़ान। फिजा बिल्कुल ठीक हो गया। बट साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन लेट्स सी कि ईरान हमारे सीडीएफ क्या लेकर आते हैं हम सब के लिए, क्योंकि दैट वुड बी सरप्राइजिंग। आखिर वो गए हैं और उनके जाने से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुली है, और उसके बाद आगे ट्रंप को भी शायद उन्हीं के मैसेज का इंतजार है। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद यहीं से ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को जिस तरीके से बंद कर दिया गया है और वहाँ से जब जहाज़ गुजरे हैं तो उन पर फायरिंग की गई है, जहाँ तक कि कल उसको खोला गया था। बहुत बड़ी खबर थी, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें नीचे चली गई थी, पाकिस्तान के अंदर भी डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा होता है कि एक बार फिर से ईरान की जानिब से जो आबनाए हुर्मुज़ है उसको बंद कर दिया जाता है। और उसकी वजह यही है, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब ने बड़ा डिटेल बताया कि उन्होंने जो मुज़ाकरात किए, जिस तरीके से शराइत को माना गया, उस तरीके से उस पर अमलदारी नहीं की गई, जिसकी वजह से ईरान ने फिर दोबारा से जो उनकी एक बॉटम उनके हाथ में है वो फिर उन्होंने बंद कर दिया है। और सिफारती सतह पर जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे फील्ड मार्शल भी एक्टिव हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एक्टिव हैं, सिफारती सतह पर मजीद क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद है, मैम नगमाना हाशमी साहिबा। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। आगे चलकर हम ट्रांसमिशन में आपसे बड़े जो है वो सवाल भी करेंगे सिफारतकारी के हवाले से, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। और मुझे सबसे पहले तो आप जैसे ब्रेक पर जाने से पहले भट्ट साहब कह रहे थे, मुबारकबाद दे आपको भी हो कि हमने यूएई का कर्ज जो है वो अदा कर दिया है। और ऐसे ही होता है कि फिर जब हमसे मांगा गया हमसे तो हमने उनका पूरा कर्ज अदा कर दिया। ये भी एक बड़ी खबर है। दूसरी जानिब जिस तरीके से डिप्लोमेसी में हम किरदार अदा कर रहे हैं वो भी बहुत खुशाइंदा है। बट सर, इस पूरी जंग में 40 डेज के अंदर अगर मैं पूछूं आपसे कि अमेरिका की क्या पाया क्या खोया, या ईरान ही इस वक्त विन विन सिचुएशन में खड़ा है स्टिल टिल टुडे? देखिए, पहली बात तो ये खैर कर्ज वापस करने वाली बात तो ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कोई मुबारकबाद मैं आपको दूं या आप मुझे दें। जो नए प्रपोजल्स आए हैं दरमियान में, नए प्रपोजल्स वो इम्पोर्टेंट हैं। यानी अब जो बात हो रही है जिस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि मैं आज दिन में इंतजार करूंगा और कुछ देर के बाद मैं इस काबिल हूंगा कि मैं कोई बात कर सकूं, तो नए प्रपोजल्स जो हैं वो अमेरिका तक पहुंचे हैं। और वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो ईरान में क़याम था, तवील क़याम, उन्होंने तमाम जो पावर सेंटर्स हैं उनसे जो मुलाकातें की, उसके बाद जो है वो कुछ मज़ीद आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से और बाकी कुछ सिलसिले, वो मेरा ख्याल है कि कुछ नए पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अमेरिका डिस्कस कर रहा है। और ईरान की तरफ से भी आज जो बात हुई है वो ये हुई है कि हम आबनाए हुर्मुज़ तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारा अमेरिका से मुआहिदा नहीं हो जाता। यानी मुआहिदा हमारा नहीं, यानी उन्होंने भी सफारतकारी बंद नहीं की। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो भी मीडिया से बात की है, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि उन्होंने भी बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की ईरान के बारे में। उन्होंने कहा कि आज कुछ देर तक पता चलेगा कि हमारी सफारतकारी कहाँ तक जा रही। तो मेरा ख्याल है कि पस पर्दा काफ़ी कुछ हो रहा है। और हमें दो चीज़ें, जी, अगर मुआहिदा ट्रंप रजीम से ही हो रहा है ना, तो ट्रंप ही कर रहा है मुआहिदा। जी दोबारा पूछिएगा प्लीज। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ईरान, आई एम श्योर कि ईरान के बैक ऑफ द माइंड में ये बात तो होगी कि ट्रंप से मुआहिदा अगर हो रहा है, ट्रंप चला जाता है 2 साल के बाद, तो फिर क्या अटैक कर देगा ईरान? कहीं ना कहीं तो गारंटी मांगेगा ना कि दोबारा से ना हो। नहीं, ये देखिए बड़ी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है। उसकी वजह ये है कि जो मैंने पहले भी कहा ना कि 2-3 बातें प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसी कर दी सोशल ट्रुथ पे जो कि नहीं थी, जो कहीं गुफ्तगू में नहीं थी। मिसाल के तौर पे ये कि एनरिच यूरेनियम अमेरिका के पास चला जाएगा, ये बात तो कभी भी नहीं थी दरमियान में।
और दूसरी जो पाबंदियां लगा दी उन्होंने ईरान के ऑयल पे और रशिया के ऑयल पे नहीं लगाई, उससे बदमजगी पैदा हुई। तो ये होता है, इस तरह होता है, इस तरह के मामला पे। जो असल बात है वो ये है कि एक तो बड़ी बदकिस्मत ये है कि वो फ्रेंच पीस कीपर दरमियान में आ गया और उसको भी जो है वो अभी प्रेसिडेंट मैक्रोन, ये लेबनान में जो फायरिंग हो रही है और जंगबंदी तो ख़त्म हो गई है वहाँ अमलन, तो वहाँ पर वो इसराइल की फ़ौज कह रही है कि हमें तो अभी तक मैसेज नहीं पहुँचा कि जंगबंदी करनी है। और हिजबुल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो मैंने पहले बताया था आपको। तो ये सारे मामला जो हैं, लेकिन असल बात यह है कि सफारतकारी ख़त्म नहीं हुई। असल बात यह है कि सफारतकारी जारी है, उसमें कुछ नए मजीद नए प्रपोजल्स और नए नुकात आ गए हैं जो जिनके ऊपर अब बातचीत होगी। और उनके ऊपर अगर बातचीत, वो अमेरिका के लिए भी विन विन है और वो मेरा ख्याल से ईरान के लिए भी विन विन है, और उसमें जो बाकी जो ममालिक हैं खित्ते के, उनका भी इनपुट शामिल है। तो देखते हैं कि चंद घंटों में क्या ऐलान होगा। एक बात सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि 22 तारीख को सीजफायर खत्म हो रही है बुध को, और 27 तारीख से एक बहुत अहम दौरा शुरू हो रहा है अमेरिका का, जो कि हर सूरत प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि वो हो, और वो 6 रोजा दौरा है 27 तारीख से, और वो किंग चार्ल्स का दौरा है। किंग चार्ल्स बर्तानिया के दौरा कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत चाहते हैं कि वो दौरा करें 6 रोज का, और उसके बाद उससे पहले पहले ये सारे मामला हल हो जाएं। और अगर ये दौरा मुलतवी हो जाता है किंग चार्ल्स का, तो बहुत बड़ा धचका लगेगा एक अमेरिका की जो वाहिद आप समझ लें कि इस वक्त उनके मामला जो हैं बरतानिया से हैं, तो वो किंग चार्ल्स के थ्रू ही हैं। तो आने वाले चंद दिन जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये मामला हल नहीं होता तो चाइना का विजिट भी उनका मुतासर हो सकता है। वो पोस्टपोन हो जाएगा। वो तो ऑलरेडी एक बार पोस्टपोन कर चुके हैं, लेकिन बात तो यही है ना कि इजराइल मानेगा या नहीं। अमेरिका तो अपनी तरफ से मुज़ाकरात कर ले, उसको सब। मैम नगमाना हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैम सेम यही कि सिफारतकारी के मैदान में हम तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सिफारती आदाब होते क्या है, किस तरीके से, क्या निगोशिएशन टेबल पर जब बैठकर एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है या मुत्तफिक हो जाते हैं किसी बात पे, अमेरिका तो बात बात पे पलट जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा डिटेल बता दिया कि पहले सिर्फ यूरेनियम इनरिचमेंट की बात करते थे, अब वो कहते हैं कि हमने अमेरिका लेकर जाना है। 10-20 साल से तो बात मुख्तलिफ हो गई, और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी वो कहते हैं मिलके कंट्रोल करेंगे। तो ये जो एग्रीमेंट साइन सील होती है, क्या इसकी वायलेशन, या फिर अगर इजराइल को इस तरीके से रिटेलिएट करता है तो फिर क्या ऑप्शन होगा? बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का, और दूसरी बात ये कि बहुत सारी बातें तो बहुत तफसील से ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बड़े ऐसे तरीके से आपके साथ गुफ्तगू में आपके नाज़रीन को समझाई हैं और बताई हैं। तो जहाँ तक सिफारती आदाब का ताल्लुक है, तो देखिए ये जितना भी मुश्किल मामला हो या जितना भी आसान मामला हो, वो ना मेरे और आपके तज्जियों पे बेस होके हल होगा, ना वो जो है जो अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से प्रेसिडेंट ट्रंप ट्वीट करते रहते हैं उनकी बेसिस पे हल होगा। मसला तो बहुत सॉलिड चीजों पे और बहुत स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसिडरेशन के ऊपर बेस करके होगा, और वो होगा भी तय बिहाइंड द सीन्स, बहुत क्वाइटली, बहुत सोबर तरीके से, बहुत इंटेग्रिटी के साथ जो मामलात डिप्लोमेसी के थ्रू तय होते हैं, मामला उन्हीं पे तय होगा। बाकी ये है कि ये जो आप इतनी अनसर्टेनिटी और ब्रवाडो और सब कुछ देख रही हैं, तो उसके भी वजूहात हैं। वो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अमेरिका ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब के सेकंड टर्म में अपने आप को एक बंद गली में लाके खड़ा कर लिया है कि एज अ बिग सुपर पावर उनका जो एक कहना चाहिए इन्फ्लुएंस था, उनके बात जब वो करता था अमेरिका तो दुनिया सुनती थी, वो अब बहुत कम हो गया है। पहले उनको इतनी खिफत हुई, जो उन्होंने अपने टेरिफ्स की जंग लड़ने की कोशिश की, उसमें वो फेल हो गए। अब ये ईरान का जो सिलसिला है, ये भी आई थिंक वो इजराइल के प्रेशर में शायद इसीलिए आए थे कि उनको काफी ज्यादा उनकी रेटिंग्स पे फर्क पड़ रहा था, तो ही थॉट कि शायद मैं इस फ्रंट पे कोई कामयाबी हासिल कर लूंगा,
जल्दी से तो मेरी अपनी रेटिंग्स भी ठीक हो जाएंगी और अगली टर्म भी मेरी अगले 2 साल भी इफेक्टिवली गुजर जाएंगे। और अगर उन्हें फिर मेजॉरिटी मिल जाए अगर तो मिड टर्म में, और वो उनका कांग्रेस में भी मेजॉरिटी हो, तो फिर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी तरह भी चेंज कर लेंगे। अमेंड कर जी। सकते हैं, थर्ड वो भी टर्म भी मंगवा सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए उन्होंने इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में ऐसी गलतियां कर ली हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन कर ली है ईरान के राइट। बारे में। और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इस वॉर को जस्टिफाई करे। और जिस तरह हमने पूरी दुनिया ने उनको, बिल्कुल अमेरिका को इस वक्त कोई उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, तो वो अपनी डोमेस्टिक पब्लिक को क्या कहें कि हम वॉर जीतने गए थे, ये हम किस मकाम पे ले आए हैं। तो वो डेस्परेटली चाहते हैं कि कोई फेस सेविंग अब इसमें से मिले। उनका एम्बार्गो भी कोई खास एम्बार्गो जो है वो नहीं वो लगा सके, क्योंकि कोई भी उनके साथ देखे नहीं आया। तो एट द एंड ऑफ द डे उनको अपना वो ट्रुथ प्लेटफॉर्म है या जो भी है उनका ट्विटर का ट्रुथ अकाउंट, सोशल। उसको जरा थोड़ी देर के लिए खैर बात कहना पड़ेगा। और अगर वो चाहते हैं कि कोई फेस सेविंग हो और किसी किस्म का ये एग्रीमेंट हो, क्योंकि अब जंग बंद करना और इससे निकलना अमेरिका की बहुत बड़ी जरूरत है, मजबूरी बन ईरान गई की है। भी जरूरत है, दोनों दुरुस्त फरमा पार्टनर्स की रही है जरूरत है। नगमाना साहिबा, आप इस वक्त अमेरिका की मजबूरी बन गया जंग। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, आप फरमा रहे थे कि अब ट्रंप का चाइना का दौरा, और आप फरमा रहे थे किंग चार्ल्स का ट्रंप के पास जाना, आपने 27 की तारीख भी दी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त सुलह सफाई का टाइम आ गया है ईरान के साथ, अमेरिका के साथ। जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक अब अमेरिका, मेरा ख्याल है, दोबारा अटैक नहीं करेगा, और ये काम सुलह सफाई, ये इज्जत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के हाथ पे ही, सर पे ये ताज पहनाना है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये सुलह सफाई दुनिया में हो रही है और ट्रंप भी सुलह सफाई करना चाह रहा है, तो फिर डॉक्टर साहब आप जो फरमाते होते हैं ग्रेटर इसराइल, वो फिर ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है वो बीबी नेतन्याहू का, वो कहाँ जाएगा, कैसे होगा? इसराइल ये सारी चीज को अपने अंदर कैसे एडजस्ट कर सकता है? हाउ इट पॉसिबल डॉक्टर साहब, ग्रेटर इसराइल बनना फिर खत्म हो गई बात? देखें जी, ग्रेटर इसराइल तो मेरे मुताबिक तो बिल्कुल अभी तो दफन हो गया है, क्योंकि ये उसकी पॉसिबिलिटी उस वक्त रहती जब ये जो हमारी गल्फ स्टेट्स और मिडिल ईस्ट की स्टेट्स है वो अपनी पेशेंस खो देती और ईरान के साथ जंग में आ जाती। बिल्कुल ठीक है मिस्टर नगमाना, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब प्लीज आप बोलिएगा। ये सारा जो, और मैं ये बात नहीं मानने को तैयार कि नेतन्याहू ने अचानक उनके सामने कोई प्लान रखा और वो फेल हो गया। ये तो बरसा बरस से उनका एक प्लान अमेरिका के पास यकीनन होगा। उन्होंने, उनके यहाँ तो पीएचडी हुई है इस पे, आबना हुर्मुज के ऊपर स्कॉलर्स ने बहुत काम किया हुआ है इस पूरे रीजन में। ये तो कार्टर डॉक्ट्रिन से शुरू करें आप इसको। अच्छा एनीवे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो ग्रेटर इसराइल की बात करने से पहले देखें अभी लेबनान में क्या हो रहा है, क्योंकि लतानी रिवर तक वो गए हैं ना, वो इसराइल की फौज लतानी, अब वो वहां पर ये हुआ है 2-3 बातें। एक तो ये कि उन्होंने ऐलान कर दिया है अभी नेतन्याहू ने कि यहां पर येलो लाइन बनेगी, उसी तरह से येलो लाइन एक कायम हम करेंगे, यानी इसराइल करेगा, जो जिस तरह से गजा में येलो लाइन है। Yes. अब ये येलो लाइन किस इलाके में बनेगी? ये बनेगी लेबनान के इलाके में। तो ये लेबनान के इलाके में अगर बनेगी येलो लाइन, तो ये इसको कैसे हिजबुल्लाह तस्लीम करेगी? और वहां पर जो जोसेफ ऑन की हुकूमत है और या नवाज सलाम की हुकूमत है जिसको हिजबुल्लाह तस्लीम नहीं कर रही, तो उसकी पोजीशन और कॉम्प्रोमाइज होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि मैं इनको बुला के इनकी आपस में बातचीत करवाऊंगा। ये बातचीत हो ही नहीं सकती। इसराइल को लेबनान तस्लीम नहीं करता, इजिप्ट करता है, जॉर्डन करता है, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो अरब मुल्क है और वो पड़ोसी है इसराइल का, लेकिन वो इसराइल को तस्लीम नहीं करता और उसका नाम है लेबनान। लेबनान तस्लीम नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि वहां पर 1955 में एक कानून साजी हुई थी। उस कानून साजी के मुताबिक कोई भी शख्स, कोई भी कंपनी, कोई भी अदारा, कोई भी आदमी अगर इसराइल से राब्ता करता है
या उसका कोई ताल्लुक भी निकलता है, तो वो पता चलता है कि जी उस पर गद्दारी कैपिटल पनिशमेंट है, सजाए मौत या उम्र कैद। अब वो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मैं 34 साल के बाद मुलाकात करवा दूंगा। जोसेफ आयन की पोजीशन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दी। वो जो सफीर मिले मार्को रूबियो की प्रेजेंस में, वो तो चले मिल लिए, लेकिन जोसेफ आयन कैसे मिलेगा नेतन्याहू से जाके, और वो भी इस तरह से कि वो आधा जो इलाका है उसके ऊपर वो लेबनीज आर्मी को उन्होंने इतना कमजोर कर दिया है। और अभी प्रेसिडेंट मैक्रोन कह रहे हैं कि वो जो फ्रेंच पीस कीपर मारा गया है अभी, वो कह रहे हैं कि हिजबुल्ला ने मारा। हिजबुल्ला कह रही है कि ये हमने तो फायर नहीं खोला, ये तो इसराइल बॉम्बिंग कर रहा है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला हो गया। जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन का जो क्याम है, ये अगर तो लेबनान में है, तो और जो कि लेबनान में ही है, तो फिर ये ग्रेटर इसराइल की तरफ एक बड़ी अचीवमेंट कर ली है नेतन्याहू ने, कि वो फौजों को विड्रॉ नहीं कर रहा लेबनान से, बल्कि लेबनान के अंदर ही एक येलो लाइन की बात उसने ऐलान कर दिया कि मैं येलो लाइन बनाऊंगा। जी, एक तरह से एक बॉर्डर ड्रॉ कर दिया ना डॉक्टर साहब, कि भाई उसको भी वही ग्रेटर इसराइल का जो उसका आइडिया है उसी को लेकर वो चल रहा है। बट डॉक्टर साहब, अगर लेबनान में जंग बंदी की तरफ नहीं आता, तो क्या ईरान उसको छोड़ के अपने लिए कोई बीच बचाओ, कोई रास्ता, कोई ऐसा हो सकता है कि टेबल टॉक में कोई बात हो जाए, कोई मुज़ाकरात के सेकंड राउंड में लेबनान को माइनस करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस नहीं कर रहा था पहले भी जब नेगोशिएशन हुई है, और उधर से इसराइल भी जो है वो लेबनान को फ्री हैंड, मतलब उसको भी स्पेयर नहीं कर रहा, उस पर अटैक कर रहा है दिन रात। जी, आवाज थोड़ी सी गड़बड़ है, मुझ तक आवाज नहीं आ रही। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि लेबनान को माइनस ईरान तो पहले भी नहीं कर रहा था, अब भी नहीं करेगा। उसको टेबल टॉक में जब बैठेगा तो वो अपना मामला ख़त्म करने के साथ साथ लेबनान वाला मसला भी हल करेगा। और आप जिस तरीके से येलो लाइन की बात कर रहे हैं कि दैट मीन्स कि इसराइल किसी भी सूरत लेबनान को छोड़ने को तैयार नहीं है कि वो उसको फ्री हैंड दे दे। दैट मीन्स कि फिर इनके नेगोशिएशन में एक बहुत बड़ी रुकावट लेबनान भी है। जी, ये तो लेबनान फिर मसला खड़ा हो गया ना, क्योंकि लेबनान में अगर वो लेबनान से, और वो हुकूमत वीक हुकूमत है। जोसेफ ऑन की जो हुकूमत है वो पहले ही कमजोर हुकूमत है नवाब सलाम की। और ये जो लेबनान की पार्लियामेंट है, मौजूदा पार्लियामेंट जिसने जोसेफ ऑन को प्रेसिडेंट मुंतखब किया है, वो 12 दफा उनको रिजेक्ट कर चुकी है। यही पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म हो गई थी, अभी मई के अंदर खत्म होनी थी, 2 साल के लिए एक्सटेंड हो गई। इसी पार्लियामेंट ने जोसेफ ऑन को 12 दफा रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत के बाद जो है, जाहिर है हिजबुल्लाह वीक हुई, तो जोसेफ ऑन वहां पे प्रेसिडेंट बन गए। अब उनकी पोजीशन अमेरिका ने और इसराइल ने और कमजोर कर दी है, कि वो उनसे कह रहे हैं कि जी एक तो ये कि आप हिजबुल्लाह को डिसआर्म करें। अच्छा, उनकी आर्मी इतनी मजबूत नहीं है कि वो इसराइल से लड़े। इसराइल से तो हिजबुल्लाह जैसे तैसे लड़ाई हो रही है, वो हिजबुल्लाह से हो रही है। और एक बड़ी ब्लडी हिस्ट्री है, ये ज़हन में रखें। वो ब्लडी हिस्ट्री ये है कि इससे पहले 1982 का जो साल है वो खूनी साल है। 1982 में इसराइल की फौज एंटर हुई थी लेबनान में, और उसके बाद वहाँ पे बशीर गमाइल और अमीन गमाइल और ये सारे जो बशीर गमाइल थे उनका मर्डर हो गया। उसके बाद साबरा शतीला हुआ। उसके बाद 1982 में ही यासिर अरफात को वहाँ से निकाला गया, वो ट्यूनिस चले गए। फिर उसके बाद 1982 के अंदर ही साबरा शतीला हुआ। फिर मतलब 1982 फिर आखिर में जब ये 1983 शुरू होता है फरवरी में, तो वहां पर उससे पहले जो है वो मेरीन्स पे अटैक हो गए, अमेरिकन पे, फ्रेंच पे, और विड्रॉल हुआ, अमेरिकन चले गए रेगन दौर में। तो बड़ी खूनी हिस्ट्री है लेबनान की, और खासतौर पर लेबनान में तो अंदर बैरूत तक पहुंच गई थी ये इसराइल की फौज, लेकिन बड़ी खूनी तारीख। अब ये दोबारा पहुंचे हुए आगे तक, और इनको पीछे करने वाला कोई नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए वो जो लेबनान का इशू है वो अपनी जगह मौजूद है। आबनाए हुर्मुज़ एक इशू है जरूर, लेकिन वो जो इसराइल वाला इशू है वो मेरा ख्याल है इस वक्त, क्योंकि यहां तो चले आबनाए हुर्मुज़ में बंद है, कोई गोलियां नहीं चल रही, कोई अटैक्स नहीं हो रहे, मईशत मुतासिर हो रही है उसको, लेकिन लेबनान में जो कुछ हो रहा है वो मामला, और उसमें जो कि जान चली गई है एक पीस कीपर की, और वो येलो लाइन बन रही है आगे, और वो हुकूमत गिर सकती है किसी वक्त वहां पर अगर तसादुम हो गया जोसेफ ऑन का। और उस वक्त भी आप ध्यान में रखें कि जो हुकूमत बनी थी बशीर गमाइल वाली, तो उस वक्त भी वो एक क्रिश्चियन मलेशिया थी, वो मैरोनाइट, वो अलग थे, वो एक्सट्रीम क्रिश्चियन थे जिन्होंने जाके फिर इजरायली आर्मी के साथ साबरा शतीला किया था। तो वहां पर ये फिरका वाराना मामला दोबारा ना शुरू हो जाएं, और सेंसिटिविटीज बहुत ज्यादा हैं लेबनान की। तो ये मेरा ख्याल है कि मामला जो हैं, ये जो गैप आ गया ना बीच में, जो उस दिन अगर जेडी वांस कर जाते ना मामला तय, तो मेरा ख्याल से बहुत अच्छा होता। ये जो
तूल पकड़ के है ना मामला। और इस दौरान अब जाहिर है मजीद कंडीशंस आ गई और हालात मजीद गंभीर हो रहे हैं वहाँ और पे आई गेस लेबनान के, और इस तरह तो जो टाइम नेतन्याहू मिला है उस खामोश नहीं ब्रैकेट बैठेगा। में इसराइल ने दोबारा से इंटरवेन किया। मैं नगमाना साहिबा आपसे यही पूछना चाह रही, जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल राइट इशारा किया है कि ये जो ब्रैकेट आ गई है ना, बीच में टाइम आ गया है जेडी वेंस के जाने के बाद, वो ऐसा हो सकता है कि अगेन व्हाइट हाउस पे ज़ियनिस्ट लॉबी जो है वो दोबारा से हावी हो जाए और मामला जो है वो दोबारा बिखरते हुए नजर आए। आपको ऐसा नजर आ रहा है? जो मेरी नाकिस राय है और जो मैं समझती हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा इस वक्त डीरेल होने दिए जा सकते हैं। ये ना अमेरिका के हक में है और ना ईरान के हक में है, और ना ही बाकी जिस तरह दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है उनके हक में है। और जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स अब आ रही हैं, अब चीन से भी बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स आ रही हैं, रूस से भी बहुत क्लियर स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो आई थिंक ये 2-4 दिन में कुछ मामला किसी ना किसी तरह के एग्रीमेंट की तरफ जरूर जाएंगे। और देखें, इस तरह के जब 50 साल की दुश्मनी है और इतने पेचीदा मसाइल हैं इस एनिमोसिटी के, अमेरिका के और इसराइल और ईरान के दरमियान, के उनको सुलझाना भी बहुत एक मुश्किल काम है। और इस तरह की नेगोशिएशंस देखें, जेसीपीओए को जब एग्रीमेंट हुआ तो 9 साल की नेगोशिएशंस निकली, 6+1 हुआ तो 7 साल की नेगोशिएशंस थी, आपके दोहा अकॉर्ड्स हुए 2 साल की नेगोशिएशंस लगी। तो ये हथेली पे सरसों जमा के तो नहीं होते। तो ये तो किसी को भी एटलीस्ट हमारे सर्कल्स में ये नहीं उम्मीद थी कि ये पहले जेडी वेंस आएंगे और वो साइन वाइन कर जाएंगे। ये जरूर था कि वो ऐलान करेंगे कि जी कुछ चीजों पे मामला तय हो गए और फला तारीख को जो है वो सेकेंड राउंड होगा। दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट कि वो नहीं अनाउंसमेंट उस वक्त हुई, लेकिन यह है कि सीज फायर भी चलता रहा। तो दैट गिव्स अस रीजन फॉर होप कि ये सेकेंड राउंड होगा। और अगर उसमें ट्रम्प साहब खुद तशरीफ ले आए तो फिर तो बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि बिल्कुल वो आएंगे तभी जब एग्रीमेंट तैयार होगा। और दूसरा होप उसमें ये है कि इस वक्त पाकिस्तान सरे फहरिस्त है और बहुत जबरदस्त मीडिएशन कर रहा है। आज कतर ने भी कह दिया कि जी हम इस मीडिएशन को सपोर्ट करते हैं और वी आर विद पाकिस्तान, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह चाइना ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि जी अब वक्त है कि अब लॉन्ग टर्म पीस की तरफ जाया जाए, ये मजीद लड़ाई जो है ये नहीं खिंच सकती, तो इस पे एग्रीमेंट हो, बिकॉज इट्स बिकमिंग टू मच। तो आई थिंक के डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल और खास तौर पे इकोनॉमिक प्रेशर इस वक्त जो है पूरी दुनिया का, वो ये बात पे दोनों कंट्री। मैं आपसे जाते जाते एक शार्प सवाल और जरा क्विक आंसर लेना चाहता हूं। दुनिया इस वक्त अमेरिका ईरान जंगबंदी में मसरूफ है, जबकि दूसरी साइड पर भारत जो है वो रशिया और भारत का आपस में 5 साल का मुआहदा हो रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, तस्वीर का दूसरा रुख जरा हमें जाते जाते बता दें कि इस मुआहदे की नौयत क्या है, पाकिस्तान पे इस वक्त का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और ये जो 5 साल का मुआहदा रशिया और भारत आपस में कर रहे हैं, एक तरफ जंग लगी हुई है और वो कह रहे हैं कि 5 फौजी जहाज, 10 लड़ाका त्यारे और 3000 फौजी मेजबान मुल्क के इलाके और फजा में रख सकेगा। ये क्या खिचड़ी पक रही है? नगमाना साहिबा जरा रशिया और भारत के होने वाले मुआहदे पर कुछ कमेंट करना पसंद फरमाएंगी? नगमाना साहिबा। जी देखिए, इसमें आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया जो है वो रशिया का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और एक जमाना था जब ये आपकी यूक्रेन की जंग शुरू हुई और उसमें इंडिया ने कहा हम जो है वो अपना उन्होंने रशिया के हक में नहीं वोट दिया और एब्सटेन किया, तो उनके जो आपस के ताल्लुकात थे वो थोड़े बहुत सॉर्ट ऑफ कोल्ड फ्रीज में तो नहीं, लेकिन उसमें कुछ मोहरी आई, लेकिन वो जारी थे।
लेकिन अब जो है वो नॉर्मल है। जैसे हमारा चाइना के साथ बहुत एक स्ट्रेटेजिक और गहरा ताल्लुक है, और चाहे दुनिया में हमारे बाकी रिलेशनशिप्स जैसे अप एंड डाउन जाते रहे, हम उस जो हमारी एक स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन चाइना की तरफ है उसको हम इफेक्ट नहीं होने देते। देंगे। तो Yes. ये रशिया का भी जो है इंडिया के साथ उसी तरह का एक ताल्लुक है। और अब इंडिया ने तो देखा कि किस तरह जब उन्होंने साथ नहीं दिया, ना रूस का साथ दिया, ना अमेरिका और यूरोप का साथ दिया यूक्रेन में, तो यूरोप और अमेरिका की तरफ से फिर आपने देखा कि उन पे सवालात भी उठे। अब उनके खिलाफ ह्यूमन राइट्स की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं और चीजें भी आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कल को अमेरिका जो है वो अपना जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उनको वो खत्म कर देगा, वो नहीं खत्म होगी। लेकिन फिर भी अमेरिका की भी कोऑपरेशन की मेरा ख्याल है एक लिमिट है। और उन्होंने जो 20 साल का भी एग्रीमेंट किया है उसके साथ, उसमें वो लेवल ऑफ ट्रस्ट इंडिया पे नहीं है। तो इस वक्त इंडिया जो है वो दोबारा अपने जो लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट भी पार्टनर है नहीं उसकी है और तरफ उनको शायद कहीं टर्न ना कर कहीं रहा है। अंदाजा है कि इतनी कैपेबिलिटीज इंडिया में नहीं है। शायद इस वजह से वो कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो डिरेल हो। बिल्कुल ठीक है मैम, आपका पॉइंट आ गया है। हमें एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होती है अब क्या शराइत होंगी जो ईरान की जानिब से रखी गई हैं। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक जी। अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि टॉक्स भी चल रहे हैं ईरान के साथ, मुज़ाकरात भी अच्छे तरीके से हो रहे हैं, बातचीत आगे भी बढ़ रही है, लेकिन नेवल ब्लॉकेज भी अभी तक कायम है। आबना हॉर्मुज़ के ऊपर भी सख्त से सख्त स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं। और बाकी जो अमेरिकन मीडिया है उसको मैं मॉनिटर कर रही थी, वो कहते हैं अभी फुल स्केल वॉर के ऊपर ना ट्रंप खुद बड़ा एहतियात कर रहे हैं कि इस पर खुल के कोई बहुत ज़्यादा कमेंट ना करें। अलबत्ता उनके जो ट्रूथ सोशल है वहाँ पर वो काफ़ी बयानात दाग रहे हैं। अब इसी से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि क्या आबनाए हुर्मुज़ अगर अब खोली जाती है, जो मुकम्मल तौर पर अब दोबारा से ईरान ने बंद कर दिया है, दैट मीन्स कि अभी भी इससे तो एक बात साबित हो गई है कि ये अभी भी ईरान के कंट्रोल में है। फिर चाहे वो अमेरिकन जो खारजा के वजीर खारजा है या जंग के वजीर हैं वो आकर कुछ भी कहते रहे, इन रियलिटी आबनाए हुर्मुज़ अभी तक ईरान के कंट्रोल में है। बट साहब, डॉक्टर साहब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करते हैं, लेकिन मैं आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ये बता दीजिए कि ये जो पूरी एपिसोड चली है कुछ ही घंटे की, एकदम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोल दी, ट्रंप ने भी ईरान का शुक्रिया अदा कर दिया, पाकिस्तान की भी बड़ी तारीफें हुई कि ईरान ने खोल दिया है, और फिर सुबह अचानक ही स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को अगेन बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं अभी यहाँ पर कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर आपको क्या नज़र आता है कि इसके पीछे स्टोरी, अब अगर मुज़ाकरात होते हैं इसको किस तरीके से संभाला जाएगा? क्या वाकई ईरान और अमेरिका मिलकर ही इसको संभालेंगे? ठीक कह रही हैं आप, ज़रा मुश्किल सवाल है आपका, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हमारे नाज़रीन को समझ आ जाए। लेकिन अगर आप मुझे 2-3 मिनट फिर दीजिएगा, मैं आपको एक स्टोरी कहानी सुनाता हूँ, कहानी से शायद आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि कहानी इस तरह मैं बयान करता हूँ फिर आपको कि ये पैसे की, ताकत की और एटमी खौफ की बात है कि असल बात जो है, एक तरफ आप देखें ना यूनाइटेड स्टेट कह रहा है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है। अब दो ममालिक अगर एक बात कर रहे हैं तो बात आ रही है 20 अरब डॉलर मुंजमद, बार बार तमाम मीडिया पे चल रहा है। ये 20 अरब डॉलर जो मुंजमद हुए हैं ईरान के, वो कहता है मेरे को वापस दो, वो कहता है मेरे को यूरेनियम अपना जो है वो मेरे को वापस दो। कहानी है क्या फिर? 20 अरब डॉलर को जब मैंने कैलकुलेट किया है तो ये तकरीबन 5600 यानी कि 56 अरब, आप इसको आसान जबान में मैं बताऊं तो 5.6 खरब पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से कर ले कि 20 अरब डॉलर की इतने पैसों की ये लड़ाई है। अच्छा, ये जब इतने पैसे हैं तो ये किसी ने देने नहीं है, ये कोई मुफ्त नहीं ईरान मांग रहा, ये ईरान के अपने पैसे हैं। ये बैरून मुल्क में उसके पैसे थे जो फ्रीज हो गए। जब फ्रीज हो गए ईरान के तो अब वहां पर ये फ्रीज है। अब बात ये है कि ईरान कह रहा है कि यूरेनियम कम करो, बाहर भेजो। बात ये है कि यूरेनियम अगर जाएगा तो ये अमेरिका जाएगा, ईरान कहता है अमेरिका नहीं। तो फिर आप गौर करें, फिर चाइना बचता है और एटमी कुव्वत वाला मुल्क,
पाकिस्तान भी बचता है। डॉक्टर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप पहले कंप्लीट कर लें। सवाल यहाँ पर यह है फिजा के मेरे जो मैं बात कर रहा था 5.6 खरब रुपए जो है वो ईरान कहता है कि ये वापस करने हैं आपने, इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया है। अब बात यह है ये वो रास्ता है जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल यहाँ से गुजरता है और पाकिस्तानी समेत इस पूरी दुनिया की मौशत जो है ना वो डाउन जा रही है। तो डॉक्टर साहब चूंकि आ गए, मैं डॉक्टर साहब अभी आपके आने से पहले मैं जो बात फिजा के सवाल पर कर रहा हूँ वही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मेरी बात को जरा सीधा काइंडली करें कि ये जो मुंजमद की बात चल रही है, ईरान की जो रकम है 20 अरब डॉलर जिसको तकसीम करें तो 5.6 अरब खरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, ये तनाज़ा जो है ये एक टकराव की तरफ जाएगा अगर पैसे मिल गए, ये तनाज़ा अमन डील की तरफ जाएगा, ये मुंजमद पैसे और यूरेनियम की बात जो अमेरिका कर रहा है, इसको जरा हमें आसान ज़बान में समझाइएगा काबिल मोहतरम डॉक्टर शाहिद साहब। ये तो बट साहब ऐसा है कि ये तो आपने दुरुस्त कहा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो अब कहाँ पे हैं, किन मुल्कों में हैं। अगर आप 79 से शुरू करें तो एक तो ईरान का ये दावा है कि जो शायरान मुल्क से फरार हुए थे तो वो अपने साथ बहुत बड़ी रकम ले गए थे। एक तो ईरान उसका दावा करता है, वो कहते हैं कि बेशुमार सूट थे और जो यानी जो सूट केसेस थे और उनमें जो है वो जेवरात थे और बहुत पैसा था और वो सारा उनकी फैमिली लेके चली गई और उसके बाद वो उन्हीं पैसों के ऊपर वो अब तक वहां पे मौजूद है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। एक तो वो उनकी बात करते हैं, दूसरी वो कहते हैं कि ये जो सैंक्शंस लगी उस सैंक्शंस के नतीजे में हमारा जो फंड मुंजमद हो गया। अब वो किन मुल्कों में है, उनमें इत्तेफाक से चाइना भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें यूरोप के मुल्क भी हैं, उसमें अरब ममालिक भी है, उसमें इंडिया भी है। ये सारे मुल्क जो है इनमें उनके पैसे पड़े हुए हैं। अब इनका तरीकाकार कैसे होगा कि ये कैसे पैसा वापस होगा और कैसे इकट्ठा होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है जिसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी वो फौरी तौर पे ये कहते हैं कि रेपरेशंस या जो नुकसान हुआ है वो हमें वापस किया जाए और उसकी वो कॉस्ट जो है वो 270 बिलियन बता रहे हैं, 270 बिलियन। एक फिगर जो है 207 की भी आ रही है। कल ये बात चली कि जी 20 बिलियन डॉलर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर उसका इनकार कर दिया कि नहीं हम तो नहीं देंगे, लेकिन फिर ये बात आई कि उनका जो फ्रोजन फंड है उसमें से शायद वो पैसे दे दिए जाए। तो ये मामला बड़े गंभीर है, जो भी कुछ होगा वो सामने तो नहीं होगा, मतलब वो फिर ऐसे होगा कि बाद में खबर हमारे सामने आएगी कहीं पर कि जी वो जो फ्रोजन फंड है, आपको पता है ना रशिया का फंड फ्रीज किया हुआ है सारा यूरोप ने। तो इसके नतीजे में लेकिन एक बड़ी खौफनाक चीज सामने आ रही है। देखिए दुनिया के 30 मुल्कों में सैंक्शंस लगी हुई हैं, 30 मुल्क दुनिया के ऐसे हैं जिनमें अमेरिकन सैंक्शंस हैं। और अफ्रीका में एक टर्म इस्तेमाल होती है कि सैंक्शन फेल्ड स्टेट्स, यानी सैंक्शन फेल्ड स्टेट्स जो एक वर्ड है उसकी जगह वो कहते हैं सैंक्शन सक्सेसफुल स्टेट्स, यानी सैंक्शन लगने के बाद मुल्क जो है वो तरक्की कर गए। अब आप देखिए ना ईरान पे सैंक्शन, रशिया पे सैंक्शन, नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन। तो सैंक्शंस और पैसा मुंजमद होने से मुल्कों की जो ताकत है वो अपनी जगह वो बरकरार रहती है और मुल्क जो है वो किसी इंफॉर्मेशन एंड वी रियली वांटेड कि आपकी ऑडियो जो है वो बिल्कुल क्लियर ऑडियंस तक पहुंचे। जिस तरीके से आप सारी बात को समझा रहे हैं, येस यू आर राइट कि सैंक्शंस बहुत ज़्यादा ईरान पर लगी हैं और इसी तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ पर भी लगी हैं। बट मुद्दा तो यहाँ पर आता है कि वो तो बार बार मुतालबा कर रहा है ना कि हमारे पैसे हमें वापस किए जाए और इस वॉर में जो हमारा नुकसान हुआ है ना वो हट जाने के तौर पर हमें वापस किया जाए। नहीं तो उसकी तो 270 बिलियन डॉलर्स उसकी कॉस्ट है। अब अमेरिका वो 270 बिलियन, और आप ट्रंप से एक्सपेक्ट तो ना करें कि ट्रंप तो इस वक्त जो है वो आपको पता है जो बंदा उसके पास आता है, और वो खुद भी इनसाइड ट्रेडिंग में ये बड़ा किस्सा आ रहा है कि उनके जो करीब के लोग हैं ये ऑयल की प्राइस ऊपर नीचे जाती है तो उसमें सट्टा खेलते हैं। हाँ। बस बात मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रंप फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप अगर यहाँ पर इस मरहले पे अपने आप को नहीं, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें फंसे हुए हैं कि इसको कैसे ये जंग जो गले उनके मत्थे पड़ गई इससे कैसे निकले। दूसरा ये कि उनकी होली वॉर जो है उनके सामने पोप खड़े हो गए हैं यहाँ के, और पोप जो है वो कैथोलिक हैं, और कैथोलिक जो है वो अमेरिकन कैथोलिक हैं, और अमेरिकन कैथोलिक उनके सामने खड़े हो गए हैं जो कह रहे हैं होली वॉर है ही नहीं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उसको होली वॉर का रंग देते हैं, कभी अपने आप को वो जो
तस्वीर आती है कि जो मसाया के तौर पे पेश करते हैं हर जगह और वो सारा, तो उनकी एक होली वॉर की निगेशन हो गई है। ये होली वॉर का जो मसला है ये आपको पता है कि वो कैथोलिक्स उसको भी नहीं मानते, जो ये जो नेतन्याहू की पॉलिसी है वो तो फ़लस्तीनियों के साथ है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को कई महाजों पे खतरा है। लेकिन मैं आपको एक बात सिर्फ बताऊं, ये जो मजहबी महाज है, इसका मैंने कल भी जिक्र किया था अपनी गुफ्तगू में, ये जो मजहबी महाज खुला है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का सबसे जो मजबूत उनकी जो बेस है वो बेस उनकी इवेंजलिकल्स के अंदर है। और इवेंजलिकल्स जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को उनमें भी तकसीम हो गई है। यानी अब देखिए टकर कार्लसन और ये सारे लोग वो कह रहे हैं कि नहीं ये होली वॉर तो नहीं, ये तो आपने जो है वो, और ये जेडी वेंस की पोजीशन ज्यादा खराब इसलिए है कि जेडी वेंस कैथोलिक हैं और जेडी वेंस मानते हैं पोप को, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आपको पता है अमेरिका में अक्सरियत कैथोलिक्स की नहीं है, वो तो जो है वो प्रोटेस्टेंट्स की है, और उनका भी एक हिस्सा है छोटा सा जो इवेंजलिकल्स हैं। तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप को जो होली वॉर का चक्कर है ना, कि उनका जो मत्था लगा हुआ है इस वक्त, उनके मत्थे वो लग गए हैं पोप लियो, वो बहुत बड़ा एक मसला है अमेरिका में। और वो एक विद इन क्रिश्चियनिटी एक इशू खड़ा हो गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कैसे अपने आप को ये होली वॉर और ये सारा जो मामला, और आपको पता कंजर्वेटिव बेस है उनकी सारी, तो वो अंदर ही अंदर एक वो फड्डा चल रहा है। एक फड्डा ये जो है वो उनकी फैमिली के और बाकी लोगों के नाम आ रहे हैं कि जी वो इनसाइड ट्रेडिंग करते हैं, पैसा कमाते हैं इसमें। तीसरा ये है कि यूरोप पीछे आ गया है। चौथा ये है कि वो ईरान जीत चुका है जंग, ईरान तो जंग जीत चुका है, अमेरिका हार चुका है। अब वो हारे हुई जंग में अब रास्ता दिखाना है किसने, वो पाकिस्तान ने दिखाना है कि ऐसी कोई सूरत हाल बने कि जिसके नतीजे में उनको भी फेस सेविंग मिले और वो भी इसमें से निकले। उन्होंने फिर सर यही बात फेस सेविंग की जो हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, वॉशिंगटन अभी तक ये रिपोर्ट कर रहा है कि अभी तक हम डिटरेंस की तरफ है, हम फुल स्केल वॉर की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर मुआहिदा हो जाता है निगोशिएशन टेबल पर, हम मुज़ाकरात करवा देते हैं, या हम नहीं भी करवाते, दोनों फरीक बैठकर आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। ट्रंप किस तरीके से अमेरिकन गवर्नमेंट को, ऑपोजिशन को, कांग्रेस को, जो उसको वोट देकर प्रेसिडेंट बनाया, उनको यकीन दिलाएगा कि वी आर द विनर्स, हम ये जंग जीत कर आए हैं। जैसे आपने बोला कि ईरान ये जंग जीत चुका है, वो कैसे यकीन दिलाएगा कि नहीं नहीं अमेरिका सुपर पावर है और वही जीता है? देखिए इसका एक तो जियो पॉलिटिकल इशू है ना जो हमारे सामने है कि जी सफारतकारी कैसे होती है, आपने हुर्मुज़ कैसे खुलता है, ऑयल की प्राइसेस का। इसका जो रिलीजियस एंगल है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप इसको एक होली वॉर का नाम देते हैं, और चंद रोज पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने एक तस्वीर भी लगा दी थी कि जिसमें उन्होंने ऐसे पेंट किया था अपने आप को जैसे मसाया के तौर पे, और वो इलाज कर रहे हैं एक बंदे का, बाद में उन्होंने डिलीट कर दी। प्रेसिडेंट ट्रंप देना चाह रहे थे, किंग भी कहा जाता था, किंग कि ये किंग है शायद, और उन्होंने पोर्ट्रे ऐसे किया हुआ अपने आप को। उनका जो ये अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, देखिए उसमें जो जायनिस्ट लॉबीज हैं, प्लस ये कि जो उसके नतीजे में आप देखें ना कि जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी उनके खिलाफ हो गई हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत सारे महाज हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ये जानते हैं अच्छी तरह कि उनके पास वेपन्स, यानी डिफेंड करने के लिए वेपन्स नहीं है, यानी वो खलीजी रियासतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते। ये जंग जहाँ फैल रही है, इस जंग का नतीजा जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास नहीं है कि वो जाहिरियत करें दोबारा। वो जाहिरियत करेंगे तो क्या होगा, उसके नतीजे में वो बॉम्बिंग शुरू कर देंगे। बॉम्बिंग शुरू करेंगे तो यहाँ से बदकिस्मती के साथ ईरान जो है वो, अभी देखिए ना ईरान ने फायर खोला है, तो ईरान तो फिर उसके बाद खलीजी रियासतों पे फायर करेगा या बाब मंदरब बंद कर देगा, और बाब मंदरब बंद करने का मतलब है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के ताल्लुकात कशीदा होंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए आज का दिन उन्होंने जो बात की है, आज का दिन, कल का दिन, और पाकिस्तान उसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। यानी फील्ड मार्शल जो हैं और शहबाज शरीफ साहब और ये इसाक डार, ये कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं कि, और फील्ड मार्शल तो खास तौर पे क्योंकि वो जाहिर है कि फौज का ये स्ट्रेटेजिक मामला है, तो इसको इन्फोर्स कैसे करवाना है, ये गारंटीज कैसे लेनी है। चाइना इसमें इन्वॉल्व है, रशिया इसमें इन्वॉल्व है, तो अरब ममालिक इन्वॉल्व हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को मेरे ख्याल से उनके पास निकलने का ये रास्ता बहुत अच्छा है। अगर वो ना निकले इससे, इस दलदल में जिसमें फंस गए हैं, तो फिर वो फंसते चले जाएंगे। जी फर्स्ट हाफ में आप जब बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रशिया पर सैंक्शंस थी और ईरान पर भी थी, बट रशिया से हटा ली और ईरान पर वापस लगा दी। अब जब दोबारा से टेबल टॉक होगी, अब डील अगर साइन हो जाती है, हम तो हाइपोथेटिकली या पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यही विश कर रहे हैं ना कि डील हो जाए। अगर डील हो जाती है, अगेन आपको लगता है कि सैंक्शंस ईरान पर लगी रहेंगी जैसे पहले लगी हैं, चाहे वो ऑयल की सूरत में हो या चाहे
वो पाकिस्तान और ईरान का गैस पाइपलाइन का मुआहिदा हो? नहीं, ईरान जो है उसके ऊपर पाबंदियां, ऑयल की सैंक्शंस के, अब देखिए ना ये कितनी अजीब बात है कि ईरान जो है वो उस पर पाबंदियां लगी हैं, तो वो अगर कोई मुल्क जो है वो उनसे ऑयल अगर लेता है, देखिए ईरान जो है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये ज़हन में रखें। जी जी जी, नहीं है। ईरान जो है वो मतलब सेंट्रल एशिया उसका ऑयल जा सकता है, हो सकता है कि वो ऑयल जा रहा हो, और वो ये जो शेडो फ्लीट्स कहते हैं कि अल्फाज इस्तेमाल करते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के, शेडो फ्लीट्स हैं, वो रशिया का ऑयल सैंक्शंस के बावजूद जा रहा था पूरी दुनिया में, तो ईरान का ऑयल भी जाना शुरू हो जाएगा। वो देखिए सैंक्शंस लगने से आप, मैंने कहा ना उनका लैंड रूट भी है, वो कैस्पियन के अंदर भी खुलता है उनका एक जो साइड है ना। अभी तक तो हम ये रेड सी और आपने हुर्मुज देख रहे हैं, ईरान का मैप देखें तो एक उनका पूरा का पूरा कैस्पियन में खुलता है, वो डायरेक्ट वहाँ से कैस्पियन के थ्रू उनका ऑयल बाहर जा सकता है। उनको जो है ना वो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा जोग्राफिकली भी मिस कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, कि शायद आपने हुर्मुज बंद होगी तो उसके नतीजे में सारी उनकी जो तिजारत है, जो एक्सेस है समुद्रों तक, वो बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है। नहीं सर, डील हो जाती है, अगर सब कुछ अच्छे से हो जाता है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि उसके बाद भी अमेरिका सैंक्शंस पुट करेगा ईरानियन ऑयल पर, या जो हम भी तो अपनी गैस पाइपलाइन इसी वजह से कंप्लीट नहीं कर पा रहे ना। मैं आफ्टर द डील साइनिंग के बाद बात कर रही हूँ, क्या फिर भी उस पर होंगे कुछ शराइत ईरान पर? नहीं, वो तो कर दी थी उसने, वो तो कल दोबारा ऑयल पे लगाएंगे ना। वो सैंक्शंस तो 100% अमेरिका हटाएगा, लेकिन ये है कि ईरान उसके नतीजे में जो बात कर रहा है कि हमें जो हमारा जो पैसा पड़ा है वो पैसा वापस किया जाए, और जो नुकसान हमारा हुआ है वो पूरा किया जाए, तो ईरान उससे पीछे नहीं हटेगा। मेरा नहीं ख्याल कि, जाहिर है उसको पैसे ऊपर नीचे जरूर कर सकता है, उसका कोई पेमेंट्स का तरीका शायद चेंज हो जाए, लेकिन यह है कि वो बहरहाल एक बात, और असल प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या नेतन्याहू के चुंगल से निकल सकते हैं या नहीं, क्योंकि नेतन्याहू यहाँ पे स्पॉइलर है, और नेतन्याहू जो है वो एक, अगर इस मरहले पे ग्रेटर इसराइल, वो ये नेतन्याहू यहाँ से पुल आउट होता है लेबनान से, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने कह दिया कि जंग खत्म करो, और जंग खत्म नहीं हो रही वहाँ पे लेबनान में, तो नेतन्याहू को उसके लोग मार देंगे। यानी नेतन्याहू जो है वो कि तुम यहाँ तक जाके कि तुम जो है वो तुमने गजा में भी बॉम्बिंग कर दी, और जो राइट विंगर्स हैं उसके भी तो लोग हैं ना जो उसके, तो वो उसको, वो अंदर ही, आप देखें ना वो बेगन के साथ जो हुआ था, तो मिखाइल बेगन को मार दिया था, जब मारा गया था तो वो उसको यहूदी नहीं मारा था ना, उसको किसी मुसलमान फलस्तीनी ने तो नहीं मारा था। तो अंदर ही वो जो राइट विंग है वो भी उसको गौर से देख रहा है कि भाई ये ट्रंप के सामने झुकता है, नहीं झुकता, ट्रंप की बात मानता है, कितनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है अमेरिका में, वो कितना प्रेशराइज कर पाती है ट्रंप को। तो वो आप देखें ना कि जेडी वैंस भी यहाँ बैठे हुए, जो खबरें आई कि वो नेतन्याहू से बात कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इस वक्त कई फ्रंट्स खुल गए हैं, बहुत सारे फ्रंट्स, और वो ये साबित करना कि जी मैं ही फैसला कर रहा हूं, नेतन्याहू नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। नेतन्याहू कह रहे रोज ब्रीफिंग मिलती है मुझे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए कि वो अपने आप को नेतन्याहू से अलग करके फैसला करें। असल में ये लॉबी जो है वो व्हाइट हाउस पर हावी है, और यही जब जेडी वेंस भी यहाँ से गए थे तो यही चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी कि वो मुसलसल जो टेलीफोनिक राब्ता था वो इसराइल में नेतन्याहू के साथ भी थे, और जेडी वेंस के बाकायदा ट्रंप के साथ भी हो रहे थे। बिल्कुल ठीक है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है। डॉक्टर साहब स्टे विद अस, और हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मजीद बात करेंगे, जिस तरह डॉक्टर साहब रोशनी डाल रहे हैं कि अभी ये अगर मुआहिदा होगा तो किन बुनियादों पर होगा और हमारा किरदार इसमें क्या है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द पीस टॉक। और अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो यही था कि पहले तो पूरा मीडिया ये कर रहा था खबर के मंडे से मुज़ाकरात स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा से सेकंड राउंड, बट अभी उसको थोड़ा डिले कर दिया गया है। मुश्तबा खामनाई का भी बयान सामने आया है, वो ये कह रहे हैं कि कुछ ताकतें जो है वो ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। बट अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो अमेरिका के हवाले से है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जब ईरान ने खोल दी थी और ये कहा गया था कि फिर अमेरिका ने भी जो ब्लॉकेज की हुई है उसको वो पीछे रिवर्स कर ले, जिस पर ईरान जो अमेरिका है उसकी जानिब से ये कहा गया था कि हम अपना जो नेवल ब्लॉकेज है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, जिस पर दोबारा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर दिया गया। और अभी
23 जहाज जो कि नाकाबंदी के लिए खड़े थे, अमेरिका के जहाज, अब वो पीछे हट रहे हैं अपनी जगहों से, कि दैट मीन्स कि अब जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर भी रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि ईरान से मुज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं, तो फिर ये उसी की एक कड़ी है। बट साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, ईरान किस स्टेज पर है मुज़ाकरात के हवाले से? आपको क्या लगता है कि ट्रंप तो कह रहे हैं मुज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं, लेकिन ईरान की मुज़ाकरात की स्ट्रेटजी क्या है? इस पर रोशनी डालें। देखें फिजा, डॉक्टर साहब को मेरा ख्याल है आवाज़ नहीं आ डॉक्टर रही। साहब, अगर आर यू विद मी सर? अच्छा, आवाज़ मेरा ख्याल नहीं है। आप जो फरमा रही है ना, ये ईरान के जो नीम सरकारी अदारे तस्नीम के मुताबिक एक रिपोर्ट सामने आई है, अभी सामने आई है, जिसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि ईरान ने अभी तक कोई सेकंड एपिसोड की परमिशन, बाज़ाब्ता जो इजाज़त देते हैं ईरान का बाज़ाब्ता बैठ कर, उसकी परमिशन नहीं दी है। यानी कि जो मंडे को मुज़ाकरात की आप बात कर रही थी, जैसे आप तरदीद कर रही हैं, उसकी ठीक तरदीद कर रही हैं कि वो एक्सपेक्टेड यही था कि जनाब ट्रंप ने फरमाया था कि एक ज़हीन आदमी है, वो आ रहा है, सब लोग तो उसको ढूंढ रहे थे। फिर मंडे को पाकिस्तान में सेकंड एपिसोड की जो बातें चल रही थी, ये सारी बातें एक जगह। लेकिन ईरान के खबर रसा जो अदारा है, उसने ये कहा है कि हमने अभी सेकंड एपिसोड की मिल बैठ कर मुलाकात की परमिशन की इजाज़त नहीं दी है। डॉक्टर साहब, अभी जो ईरानी इदारे की तरफ से आवाज़ आई है कि सेकंड एपिसोड जो है वो अभी तक मुकम्मल जो है उसको इजाज़त ईरानी हुकाम ने नहीं दी है। अभी फिजा भी आपको आवाज़ शायद नहीं आ रही थी, यही सवाल पूछ रही थी कि इन हालात में तो आप कह रहे हैं कि ट्रंप फंस गया और जहाज जो है वो वापस जाना शुरू हो गया। 23 का फिगर फिजा ने अभी बताया। एम आई राइट फिजा? 23 नाकाबंदी के जो जहाज थे नेवल ब्लॉकेट के, वो बैकफुट पर चले गए। तो फिर इन हालात में कि मुज़ाकरात तो फिर पीछे हट गए, क्या ये जंग की तरफ बहाव जा रहा है डॉक्टर शाहिद मसूद साहब? बट साहब, मैं इस वक्त चूंकि सफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं हुए, तो मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि, और अल्लाह ताला करम करे कि सफारतकारी ये कामयाब हो, जिसमें पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। लेकिन जो एक्सकलेशन है या तनाव है, वो इस वक्त तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त तक उसमें कमी नजर नहीं आ रही। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ईरान का भी मीडिया जो है, वो भी एक एग्रेसिव टोन ले रहा है, उनके जो ज़राए अबलाग हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ पर चूंकि सीज फायर नहीं हुई लेबनान में, और दोबारा से उन्होंने बात भी नहीं की, नेतन्याहू से नहीं की कि तुम इसको इन्फोर्स करो, वो जो एक बड़ी अहम कंडीशन थी। तो अब यह है कि चंद घंटों में जो उन्होंने कहा है कि आज वो फैसला करेंगे कुछ घंटों के बाद। और इसी दौरान जो इतलात हैं वो ये है कि उन्होंने फौज को भी तैयार कर दी है कि दुनिया भर से वो पहुंचे और ईरान के ऊपर शायद एक दोबारा कोई बॉम्बिंग का सिलसिला शुरू करे या बाकी। तो सफारतकारी मौजूद है, लेकिन क्या वो इस मरहले पे प्रेसिडेंट ट्रंप ये नेतन्याहू के चक्कर से निकल के और मुज़ाकरात की टेबल पे दोबारा जाते हैं या नहीं जाते, ये, और ईरान जाता है या नहीं जाता, ये अगले चंद घंटों में आज ही फैसला हो जाएगा, मेरा ख्याल है। सर, आपको वैसे लग क्या रहा है करंट सिचुएशन को देखते हुए? आपको लग रहा है कि जो व्हाइट हाउस है वो इंडिपेंडेंटली खुद फैसले करेगा? क्योंकि अगर तो वो इंडिपेंडेंटली खुद फैसले कर रहा है, तो फिर तो पीस टॉक कामयाब होते नजर आ रही है। आपका तज्जिया क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जो ज़ायनिस्ट हैं उनका बहुत ज़्यादा वो उनके ज़ेर असर हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आप ये देखें कि वो कुछ लोग कह रहे हैं वो संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में, लेकिन वो संजीदा नज़र भी आ रहे थे, वरना वो जेडी वैंस को और बाकी लोगों को भेजते ना ईरान की क़यादत। और इस वक्त तो आप देखें ना, आपने हुर्मुज़ में जो अब सिनेरियो पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। पहले तो उन्होंने टैंकर्स खोलने की इजाज़त ईरान के ऊपर से पाबंदियाँ हटा ली थी, उसके नतीजे में पाकिस्तान में भी ऑयल आ रहा था। अब तो ये कि सारी दुनिया का ऑयल जो है वो एकदम से बंद होगा। और अब मैं आपको बताऊं कि अब बाब मंदलब भी बंद हो जाएगा। यानी अब एक ऐसा क्राइसिस पैदा होगा जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप चंद रोज भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और वो, उनको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि इसमें चाइना मौजूद है। देखिए, चाइना का अगर जहाज निकलता है तो चाइना के जहाज पे क्या फायर करेंगे वो, या चाइना अपने जहाज भेजता है यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है ना, मेरा ख्याल ये है कि वो अगले 24 घंटों में उन्होंने फैसला करना है कि दुनिया तो चलेगी उनके बगैर, दुनिया तो सैंक्शंस के बावजूद चलती है, दुनिया तो आगे चलेगी। ऐसा तो नहीं कि दुनिया जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, नहीं।
सवाल यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या मुज़ाकरात की मेज पे जाते हैं, और क्या ईरान भी मुज़ाकरात की मेज पे जाता है, या मुज़ाकरात नहीं होते और एक और नाकाम किस्म की एक जाहिरियत होती है और उसके नतीजे में मजीद जाने जाती हैं और फिर मुज़ाकरात पे बैठते हैं। तो मैं दुआ कर रहा हूं कि मुज़ाकरात हों शुरू, फौरन दोनों तरफ से इशारा आए, और पाकिस्तान और पूरी दुनिया दुआ कर रही है कि इस वक्त सफारतकारी आगे बढ़े। और मेरा ख्याल ये है कि चूंकि दोनों ने दरवाजे बंद नहीं किए, तो मैं उम्मीद करता हूं और दुआ भी कर रहा हूं कि सफारतकारी जो है वो उसके हमें इशारे मिल जाएं अगले चंद घंटों में। जो नई शराइत हैं और नई जो बातें हैं वो उनके ऊपर जो है वो पूरी दुनिया भी तेजी के यही साथ अमल चाहती है, दरामद हो। हम और भी यही चाहते हैं कि मुज़ाकरात और सफारतकारी बढ़े। जो आपने बात की है, मुझे जरा ज़ायनिस्ट वाली बात जो आपने की है, 2-3 लाइनों में ज़ायनिस्ट और यहूदी में जो फर्क है उसको भी जरा एलैबोरेट कर दे मेरे नाजरीन के लिए। और जिस तरह ज़ायनिस्ट लॉबी ने अमेरिका को जकड़ रखा है, क्या आने वाले दिनों में अमेरिका ज़ायनिस्ट लॉबी से कुछ पीछे हटेगा? क्योंकि अगर नहीं हटता तो फिर तो ये मुज़ाकरात शायद ना हो सके या लंबे होते जाएंगे। डॉक्टर शाहिद साहब। नहीं, देखिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं ज़ायनिस्ट लॉबी क्या है? मैं डॉक्टर साहब आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ज़ायनिस्ट लॉबी, ज़ायनिस्ट और यहूदी में मेरे नाज़रीन के लिए जो फर्क है दोनों में, उस फर्क को जरा एलैबोरेट कर दे। और सादा से अल्फाज में भट्ट साहब, जो यहूदियत है वो तो एक मजहब है, और मजहब जो है वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं उनके जो बेटे थे, 12 बेटे, उनमें से एक का नाम यहूदा था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहते हैं, और उनके आगे जो नस्ल चली वो फिर उन्हीं की हवाले से वो बनी इसराइल कहलाते हैं। उनमें से एक बेटा यहूदा था। यहूदा जो है उसके नाम से ये लफ्ज़ निकला यहूदी। अच्छा, तो ये तो हो गया जो मज़हब का हवाला है, और उसी के फिर कबीले में से आगे हमें वहाँ पर जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये सारे जो हैं वो यहूदा बेटा जो है उसके कबीले से निकले, और बहुत से कबीले बनी इसराइल के जो हैं वो इधर उधर हो गए। तो ये तो हो गया एक मज़हब। अच्छा, वो जो मज़हब है वो अलग चीज़ है। जो ज़ायनिज़्म है ये एक पॉलिटिकल तहरीक है जो कि 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुई। ये पॉलिटिकल, ये मज़हब नहीं है, ये पॉलिटिकल तहरीक है। और ये पॉलिटिकल तहरीक यूरोप में शुरू हुई, और यूरोप में इसको शुरू किया वो थियोडोर जो हर्ट्ज था, और उसने ये कहा कि जी वहाँ पर यहूदियों के खिलाफ चूंकि बहुत नफरत पैदा हो गई है यूरोप में, तो एक अलग मुल्क होना चाहिए। पहले वो मुल्क जो है वो ये जो फ़लस्तीनी इलाके हैं यहाँ पे नहीं, उसने ये भी प्रपोजल दे दिया था शुरू में कि वो कहीं ईस्टर्न यूरोप में बनना चाहिए, लेकिन फिर ये हुआ कि वो बेल्फोर डिक्लेरेशन और वहाँ पे जो लॉबीज थी उन्होंने सपोर्ट किया ज़ायनिज़्म। ज़ायनिज़्म एक पॉलिटिकल तहरीक है। यहूदी एक मजहब है जिनकी हजारों साल पुरानी तारीख है। जो ये जो ज़ायनिज़्म है ये एक पॉलिटिकल तहरीक है जो 1895-96 में शुरू हुई यूरोप से। तो दोनों में फर्क है। ये जो अच्छा, अब ये जो ज़ायनिस्ट हैं ये सिर्फ ज्यूज नहीं है, इसमें क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट भी हैं। अच्छा, जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं वो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट वो हैं जो कि वहां पे प्रोटेस्टेंट्स के का जो इवेंजलिकल फिरका है। अच्छा, ये वो फिरका है जो एक तो देखे ना, एक तो क्रिश्चियंस हो गए, क्रिश्चियंस को फिर दो में डिवाइड कर लें, ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक। ऑर्थोडॉक्स वो हैं जो आपको मिलते हैं ये यूक्रेन में और मॉस्को में और यूक्रेन में और इधर मिलते हैं, ये ऑर्थोडॉक्स हैं सारे। और कैथोलिक्स वो हैं जो कि आपको रोम में मिलते हैं, जिन अच्छा जो ये जो ऑर्थोडॉक्स हैं इनका कोई एक चीफ नहीं है, इनके बहुत सारे पतराया हैं, ठीक है ना। पतराया जो उधर है कैथोलिक, उनका एक ही हेड है जो कि पोप है। पोप के खिलाफ जो है फिर एक मूवमेंट चली, वो मूवमेंट जो है वो प्रोटेस्टेंट्स की थी। वो प्रोटेस्टेंट्स की मूवमेंट जो है वो चली जो कि आपको बरतानिया में नजर आती है, वहां पे पोप को नहीं माना जाता। वो जो अमेरिका में है वो भी अक्सरियत उनकी प्रोटेस्टेंट्स की है। उनके बहुत सारे चीफ्स हैं, बहुत सारे जो हैं वो आप समझें कि कोई एक उनका बॉस नहीं है, कोई एक नहीं है। तो उनका एक फिरका है जो इवेंजलिकल्स हैं, वो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं। वो जो जूस के ज़ायनिस्ट हैं उनकी वो मदद करते हैं कि वो एंड टाइम्स में आखिर ज़मा से पहले एक, अच्छा वो ग्रेटर इसराइल में इंटरेस्टेड नहीं है, ये ज़हन में रखें। उनके ज़हन में कोई ग्रेटर इसराइल नहीं है, उनके ज़हन में सिर्फ यरूशलेम है।
जो ग्रेटर इसराइल है वो ग्रेटर इसराइल सिर्फ जो ज्यू ज़ायनिस्ट हैं उनका प्रोजेक्ट उनका है। एजेंडा है। जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं उनका प्रोजेक्ट वो ग्रेटर इसराइल नहीं है। जी 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 एग्जैक्टली। तो वो बल्कि वो ये कहते हैं जो जो अमेरिका में बैठे जो एवेंजलिकल्स हैं वो ये कहते हैं कि यरूशलेम में उनका इंटरेस्ट है, और वो कहते हैं एंड टाइम से पहले सेकंड यानी हजरत ईसा, देखें ना क्रिश्चियंस में ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके, फिर वापस गए और फिर दोबारा आएंगे आखिर ज़मान से, एंड टाइम से पहले। जो ज्यूज हैं, ज्यूज कहते हैं कि कभी मसाया आया ही नहीं, वो इंतजार ही कर रहे हैं और वो हजरत ईसा को मानते ही नहीं है, बल्कि वो तो सूली पे लेके गए ईसा को। दोनों मिले इसलिए हुए हैं इस वक्त कि दोनों को यरूशलेम में इंटरेस्ट है, लेकिन यरूशलेम में इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है। जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं वो कहते हैं कि हजरत ईसा जब दोबारा आएंगे तो आने के बाद ज्यूज का कत्ल कर देंगे, ज्यूज को वो कत्लेआम करेंगे ज्यूज का, क्योंकि ज्यूज उनको सूली पे ले गए थे। जो ज्यूज हैं, ज्यू ज़ायनिस्ट हैं, वो कहते हैं हजरत ईसा तो आए नहीं, हजरत ईसा ने तो आना है, और वो हजरत ईसा जो है वो जब आएंगे, वो सॉरी हजरत ईसा तो वो हजरत ईसा को तो मानते ही नहीं ना, वो कहते हैं मसाया, मसाया का लफ्ज़ वो कहते हैं मसाया। हजरत ईसा तो मसाया थे ही नहीं, मसाया होते तो हमारा थर्ड टेंपल बन जाता, और थर्ड टेंपल तो बनाया नहीं ना, उन्होंने जो अर्ज़ मुक़द्दस में सारी यहूदियों को जमा किया, वो हजरत ईसा को मानते ही नहीं। तो ये एक आर्जी सा दोनों के दरमियान एक ताल्लुक बना हुआ है यरूशलेम के लिए, लेकिन दोनों को पता है कि एंड टाइम जब आएगा जिसकी तरफ जा रहे हैं वो, उसमें एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं उन्होंने, मतलब एक दूसरे के दुश्मन है वो बहुत ज्यादा शदीद। जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं और जो ज्यू ज़ायनिस्ट हैं वो एक दूसरे के शदीद खिलाफ हैं। जी बहुत खूबसूरत तरीके से, और आई थिंक इतनी डीप एक के नजदीक हजरत ईसा ने आना है वापस, और हजरत ईसा ने जी हजरत ईसा, अच्छा हजरत ईसा ने आके कोई हैकल सुलेमानी नहीं बनाना अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस के नजदीक कोई हैकल सुलेमानी नहीं बनना, ज्यूज के नजदीक हैकल सुलेमानी बनना है। क्रिश्चियंस कहते हैं कि जब वो वापस आएंगे तो आने के बाद वो दुनिया में एक आलमी सल्तनत कायम करेंगे और ज्यूज को कत्ल कर देंगे, और वो जो कत्ल करेंगे वो आर्मागेडन है। ज्यूज आर्मागेडन पे यकीन नहीं करते हैं, आप समझिए। वो कहते हैं कि जब मसाया आएगा तो सारी कौमें खुद ब खुद उसके पैरों में गिर जाएंगी और वो हैकल सुलेमानी बनाएगा। तो दोनों में फर्क है। जो क्रिश्चियंस हैं वो हैकल सुलेमानी को नहीं मानते, ज़ायनिस्ट ये हैकल को मानते हैं। दोनों के नजरियात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। मैं कथा कलामी की माजरत चाहता हूं, अभी एक लेटेस्ट खबर आई है मोबाइल पर कि 2 जहाज भारतीय जा रहे थे आबनाए हॉर्मज़ के अंदर, तो ईरानी पासदार इनकलाब ने उनको वापस कर दिया है, और कुछ अभी डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन इतनी इतला आई है कि खैर आफियत से हमला है, यानी भारतीय परचम वाले जो जहाज वहां थे उनके ऊपर कुछ हल्का सा अटैक और उनको वापस जाने पर मजबूर किया गया है। ये खबर है, कोई तबसरा करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी, ये फायर खोला है 2 जहाज़ों पे आबना हॉर्मज़ में, और नई दिल्ली में जो सफ़ीर हैं ईरान के, उनको उनकी वजारत खारजा ने तलब कर लिया है एहतजाज पे कि आपने ये फायर क्यों खोला है। तो ये एक सफारती महाज पे कशीदगी पैदा हुई है, अस्करी महाज पे उस कशीदगी के बाद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये ऑलरेडी वहां पे एक क्राइसिस खड़ा हो गया है बिटवीन ईरान एंड इंडिया इस वाक़े के बाद। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अभी अगर मुज़ाकरात आगे, जैसे उसने ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि कुछ ही घंटों में मैं ऐलान कर दूंगा, एक अहम शख्सियत के बारे में भी उनकी जानिब से स्टेटमेंट आए हैं। कुड बी पॉसिबिलिटी कि सब CDF के बारे में बात कर रहे हैं कि शायद वो अमेरिका जाए, लेकिन लेट्स सी कि अभी वो है या कोई और है, ये तो सब स्पेकुलेशंस है। बट ऑन द रियलिटी ग्राउंड, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था, आपने कहा था मुझे एस्केलेशन, ये तनाव जो है खित्ते में मजीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वेंसडे तक टाइम है, वेंसडे तक अगर टेबल टॉक का सेकंड राउंड नहीं होता तो फिर दैट मीन्स कि सीज फायर खत्म और फिर दोबारा से अटैक और गोलाबारी वाला माहौल बन जाएगा, या उससे पहले हो जाएगा सेकंड राउंड? नहीं, अभी तो देखें, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि वो जिसके नतीजे, मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि देखें आबनाए हॉर्मज़ ईरान ने बंद कर दी है, मतलब वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल रात को कहा था कि आबनाए हॉर्मज़ कोई बंद नहीं कर सकता। ये उनका सोशल ट्रुथ पे मैसेज था कि आबनाए हॉर्मज़ खुल गई है सबके लिए,
और कोई उन्होंने ईरान ने बंद कर दी है जी। जी 100% उन्हीं के कंट्रोल में है। मैं तो ये सबसे पहले कह रही थी कि ईरान के कंट्रोल में है। अब ट्रम्प जितना मर्जी ये दावे कर ले, ट्रम्प कुछ तो करेंगे ना आज। जी जाहिर है उन्होंने, भाई वो ट्रम्प ने कहा कि ये कोई बंद नहीं कर सकता, और ये खुल गई है, हर जहाज के लिए खुली हुई है, और ये कोई बंद नहीं कर सकता, और ईरान ने इसको खोल दिया है बिल्कुल, और ईरान ने बंद कर दिया आज। देखिए ना, बात यह है कि वो ईरान ने कहा कि हमारे कंट्रोल में, हम लोग बंद कर दी, कोई जहाज परिंदा पर नहीं मार सकता, वो 2 जहाज जा रहे थे, फायर खोल दिया, जैसे भट्ट साहब ने कहा भी। तो बात यह है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो, और वो साथ उसके, यानी वो बंद कर दिया उन्होंने। ट्रम्प की पोजीशन बड़ी अजीब हो गई है ना, कि मतलब ट्रम्प उसको अब ईरान से ही बात करके खुलेगी ना। अच्छा, ईरान ने जो बयान दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुआहिदा होने तक आबना हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। यानी इसका मतलब है उन्होंने भी मुआहिदा रखा हुआ है दरमियान में। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो भी कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात हो रहे हैं कहीं पीछे, ये कह रहे हैं कि आबना हुर्मुज़ नहीं खुलेगी मुज़ाकरात होने तक। पहले क्या था कि आबना हुर्मुज़ खुल गई थी और मुज़ाकरात का हम इंतजार कर रहे थे। अब यह है कि आबना हुर्मुज़ बंद करके वो कह रहे हैं कि पहले मुज़ाकरात करो और मुआहिदा करो, फिर खोलेंगे आपने। क्योंकि सर बार बार ब्रीच कर रहे हैं ना, ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, इसी वजह से तो वो बार बार ये शराइत रख रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि हमने वाइंड अप करना है सारी गुफ्तगू को, तो मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करें कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा हो सकता है? क्या वो बातें पॉजिटिव क्योंकि ट्रम्प ऑलवेज शूट ब्लैंक, और उनके ट्वीट देखकर चाहे वो ट्रुथ सोशल पर हो, एक्स पे, तो वो ऐसे ही लगता है कि वो ब्लैंक शूट कर रहे हैं, बट बैकडोर डिप्लोमेसी भी कहीं ना कहीं चल रही है। अब उनके राइट लेफ्ट जो लोग हैं, क्या वो भी डिप्लोमेसी चाहते हैं? डिप्लोमेसी होगी, या फिर ट्रम्प जिस तरीके से इस पूरे के पूरे खित्ते को आग लगा के एंजॉय कर रहे हैं और बैठ के वहाँ पे देख रहे हैं कि मैं तो स्टेट ऑफ हॉर्मस यूज भी नहीं करता, मैं तो बाकियों के लिए बातें कर रहा हूँ, बाकियों के लिए खुलवा रहा हूँ, यही सब कुछ हम देखेंगे। देखिए, मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा इसमें कि प्रे फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। प्रे फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता जी। आपने तो बात ही खत्म कर दी है, मैं इतना शॉर्ट कमेंट आपका एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी। लेकिन अच्छा, इस पूरी सूरत हाल में चाइना, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट, किसी का कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। मतलब क्या सब पाकिस्तान पर ही वाकई उम्मीदें लगा के बैठ गए हैं? हम ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दे दी है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली उनको भी तो करना चाहिए ना, साथ में प्रेशराइज तो करें अमेरिका को। नहीं, ये देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प पे जो मूड स्विंग्स आते हैं, ये जो सोशल ट्रुथ को अगर उनसे ले लिया जाए थोड़ी दिन, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, उनको बटनों वाला फोन दे दे। मीडिया पे जो पोस्टें डालते रहते हैं, वो छोटा बच्चा किसी के हाथ में फोन लग जाता है तो बंदा कहता है यार इसके, अब वो मुसीबत ये है कि उनके हाथ में सोशल ट्रुथ है। अब ना वो सोशल है ना उसमें ट्रुथ है, उसका नाम पता नहीं किसने सोशल ट्रुथ रख दी है। वो उस पर बैठ के वो एक बस खेलते रहते हैं उसके साथ। अब उसके नतीजे में पूरी दुनिया सारा काम धंधा छोड़ के उनके सोशल ट्रुथ का इंतजार कर रही है कि भाई वो अब क्या मैसेज डालते हैं, अब क्या मैसेज डालते हैं। तो ये है कि, लेकिन देखते हैं। बस अब मैंने आपसे कहा ना कि वो सारे अरब ममालिक भी इंतजार कर रहे हैं, दुनिया इंतजार कर रही है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चाइना दरमियान में है, और चाइना बड़ा संजीदगी से ये मैसेज कन्वे कर चुका है। देखिए, दरमियान में वो ना भूलें कि साक डार साहब जब चाइना गए थे, और चाइना ने भी अपना एक प्लान सामने रखा था 5 नुकाती, और चाइना का भी एक स्टांस है बीच में। तो चाइना का दौरा भी जाएगा पीछे, और चाइना का दौरा चला गया। ये देखें, प्यूटिन जा रहे हैं सितंबर में प्यूटिन जा रहे हैं इंडिया गालिबन ब्रिक्स समिट में, और ब्रिक्स में ज़ाहिर है चाइना तो नहीं आएगा, इंडिया। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो क्वाड के इजलास में नहीं जा रहे इंडिया। तो ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल बन जाएगी, और इंडिया, वो मैं अभी भट्ट साहब की बात सुन रहा था। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और जो ब्रिक्स वाली आपने बात की है ना, बड़ा लास्टली और बड़ा वैलिड दिया है कि अगर सुपर पावर का स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है तो फिर ब्रिक्स का फ्यूचर बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है डॉलर के मुकाबले में। बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एज यू सेड दैट। आज के ट्रांसमिशन से इतना ही, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।